नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के 7 पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। देखो, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या स्टार्टअप कंपनी हो, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नंबर्स बहुत सारी चीजें बयां करते हैं। तो अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस सीखने के बाद आप बड़ी आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर पाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली 3 चीजें होती है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम शुरुआत करेंगे बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज किया जाता है, इसे सीखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम पहले हमने यूट्यूब पर बैलेंस शीट से जुड़ी 2 वीडियोस अपलोड की थी, जिनका टाइटल था हाउ टू रीड बैलेंस शीट ऑन मनी कंट्रोल पार्ट 1 और हाउ टू रीड बैलेंस शीट ऑन मनी कंट्रोल पार्ट 2। तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने बैलेंस शीट में जो टर्म्स होती है उनका मतलब समझाया है। साथ ही बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है, बैलेंस शीट में जो हर एक टर्म है उसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने उन 2 वीडियोस में पहले एक्सप्लेन की है। तो आज हम बैलेंस शीट के टर्म्स और उसके बेसिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले कि बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करें। सो अगर आप ये 2 वीडियो पहले देख लोगे तो आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझने में मदद होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते वक्त जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढूंढे कहाँ पर। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढूंढने के लिए आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा और इन्वेस्टर रिलेशंस इस सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टर रिलेशंस पर क्लिक करना होगा। तो इन्वेस्टर रिलेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको दिखेगा, जिस पर क्लिक करने पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली, फिलहाल हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता करने के लिए आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की वेबसाइट icicisecurities.com पर जाकर अबाउट अस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको इन्वेस्टर रिलेशंस नाम का सेक्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने पर आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप में आते हैं: कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें उस कंपनी की सब्सिडरी शामिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स देखोगे तो उनमें बस रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन बिजनेस इंक्लूड है। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरीज जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, इनका परफॉर्मेंस इंक्लूड नहीं होता है। वही कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में कंपनी के मेन बिजनेस के साथ ही उसकी सब्सिडरीज भी ऐड होती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड बिजनेस में उसकी मेन कंपनीज साथ ही उसकी सब्सिडरीज जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, ये भी शामिल होती है। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते वक्त आपको स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड इन दोनों पर ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी का स्टैंड अलोन बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है और कंपनी की सब्सिडरीज कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले 1-2 साल का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का स्टैंड अलोन बिजनेस उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। वही कंपनी की सब्सिडरीज बहुत ही आउट परफॉर्म कर रही है, जिसमें रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। देखो, बैलेंस शीट का एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट के एनालिसिस से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि कंपनी के पास कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है, कंपनी अपना कितना प्रॉफिट कंपनी में रीइन्वेस्ट कर रही है, कंपनी पर कितना डेट है, क्या कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं, कंपनी का डेट एक लिमिट में है या लिमिट से बाहर जा रहा है। तो इन जैसी बहुत सारी चीजें आपको बैलेंस शीट एनालाइज करके पता चलती है। बैलेंस शीट से जुड़ी एक और चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है, वो ये कि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट की होती है, वो कोई स्पेसिफिक पीरियड की नहीं होती। यानी अगर कोई बैलेंस शीट 31 मार्च की है तो वो उस पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट है, यानी उस पर्टिकुलर डेट को उस कंपनी के पास उतने एसेट्स थे और उतनी लायबिलिटीज थी। बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर पीरियड की नहीं होती, यानी 3 महीने की बैलेंस शीट, 6 महीने की, 1 साल की बैलेंस शीट, ऐसी कोई चीज नहीं होती। वही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी पीरियड का बनता है, जैसे कि 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस, 6 महीने का, 12 महीने का। तो हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर पीरियड की नहीं होती, वो पर्टिकुलर डेट की होती है। बैलेंस शीट में मेनली 2 चीजें होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, और लायबिलिटीज मतलब कंपनी के ऊपर कितनी देनदारियां हैं। शुरुआत में हमने आपको जो 2 वीडियोस देखने के लिए कहा है उनमें ऑलरेडी एसेट्स और लायबिलिटीज की बेसिक बातें कवर की गई है, तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्टली एनालिसिस पर आएंगे। यहाँ पर हम अपना पूरा फोकस एनालिसिस पर रखेंगे। तो शुरुआत करेंगे लायबिलिटीज से। बेसिकली 2 टाइप्स की लायबिलिटीज होती है, शेयर होल्डर्स फंड्स जिसे शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहा जाता है, और दूसरा है लायबिलिटीज जिसे आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कह सकते हो।
शेयर होल्डर्स फंड्स में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो हर शेयर की एक फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं, जो कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे होती है। फेस वैल्यू बस एक अकाउंटिंग टर्म है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते कि कोई कंपनी अपने 10 करोड़ शेयर्स आईपीओ में इशू कर रही है। उन्होंने एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है, वही वो कंपनी अपने शेयर्स 1000 रुपीज पर शेयर की प्राइस पर लोगों को बेच रही है। तो अपने 10 करोड़ शेयर्स 1000 रुपीज की प्राइस पर बेचने के बाद कंपनी को 10,000 करोड़ रुपीज मिलेंगे। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी ने उस पर 990 रुपीज का प्रीमियम लगाकर अपने शेयर्स 1000 रुपीज की प्राइस पर बेचे हैं। सो अगर आप कंपनी की फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंपनी का शेयर कैपिटल मिलेगा, और फिर फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी ने जो प्रीमियम लगाया है उसे आप नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कंपनी का शेयर प्रीमियम मिलेगा, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। तो यहाँ पर उस कंपनी का शेयर कैपिटल होगा फेस वैल्यू दैट इज 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड दैट इज 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़, और शेयर प्रीमियम होगा प्रीमियम जो कि 990 रुपीज है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड दैट इज 10 करोड़ इज इक्वल टू 9900 करोड़। तो ये 100 करोड़ रहेगा उस कंपनी का शेयर कैपिटल और ये 9900 करोड़ रहेगा उस कंपनी का शेयर प्रीमियम, जो कि जाएगा कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में शेयर प्रीमियम के अलावा और एक चीज होती है जिसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो चलिए देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और शेयर बायबैक देने के बाद जो कुछ बचता है उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाती है। रिटेन्ड अर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कंपनी की अच्छी खासी रिटेन्ड अर्निंग्स है तो उसकी मदद से कंपनी अच्छा खासा एक्सपांशन कर सकती है, और बिना डेट लिए या कम डेट लिए भी कंपनी अपना अच्छा एक्सपांशन कर सकती है। कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स का एनालिसिस करने के लिए आपको देखना होगा कि हर साल कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स किस हिसाब से बढ़ रही है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर कंपनी के पिछले 1-2 साल का एनालिसिस करके काम नहीं चलता है। आपको कम से कम पिछले 5 से 7 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना होगा। यहाँ पर एक नोट्स नाम का कॉलम है, तो आप देख सकते हो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे 4 नंबर लिखा है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिटेल में समझने के लिए आपको 4 नंबर की नोट पर जाना होगा, जो कि आपको बैलेंस शीट के नीचे मिलेगी। चलो तो नोट नंबर 4 पर जाकर देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड और शेयर बायबैक सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको रिटेन्ड अर्निंग्स मिल जाएगी। तो नोट नंबर 4 पर आने के बाद यहाँ डी पॉइंट में आप देख सकते हो सरप्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, जिसके सामने आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी को 557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ये सारे नंबर्स मिलियन में है, इन्हें मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और फाइनेंशियल ईयर 2017 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2018 में 177 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड दिया है, और उस डिविडेंड पर कंपनी ने 36 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है। तो नेट प्रॉफिट में से ये दोनों फिगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स मिल जाएगी। इस पीरियड में कंपनी ने कोई शेयर बायबैक नहीं किए हैं, इसलिए वो अमाउंट आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी को 557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से कंपनी ने 177 करोड़ इंटरिम डिविडेंड दिया है, और साथ ही कंपनी को 36 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ा। 557 करोड़ में से 177 करोड़ और 36 करोड़ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 344 करोड़ बचते हैं, जो कि कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स है। इसी तरह आपको कंपनी के पिछले 5-7 साल की रिटेन्ड अर्निंग्स देखनी होगी और इस रिटेन्ड अर्निंग में होने वाली ग्रोथ भी देखनी होगी। सिमिलरली आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2017 के टेबल में देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से कंपनी ने 205 करोड़ डिविडेंड में दे दिए थे, और साथ ही उस पर 41 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया था। सो 338 करोड़ में से 205 करोड़ और 41 करोड़ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 92 करोड़ बचते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स थी। बस 1-2 सालों की रिटेन्ड अर्निंग्स देखने से काम नहीं चलता है, आपको कम से कम पिछले 5 से 7 साल की रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी होगी और उसकी ग्रोथ चेक करनी होगी। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पिछले 4-5 साल की रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी है। तो आप ये रिटेन्ड अर्निंग्स निकालिए और नेक्स्ट लेक्चर से हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने आज का ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस हमारा भी एक फेवरेट टॉपिक है, जिसे सिखाने में हमें भी काफ़ी मज़ा आता है। आशा करता हूँ कि आप भी इसे पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आगे चलकर ये एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।